बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ एक पेशेंट जो मेरे पास आया, उसकी कहानी। वो कोई लगभग 10-11 साल का बच्चा था। वो क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में, और उसके बाद खेलते खेलते उसे लगा कि जैसे उसकी टांगों में कमज़ोरी आ गई, और वो घर आ गया। घर आके वो लेट गया। माँ बाप ने पूछा और उसे खड़ा करने की कोशिश की, तो 1-आध घंटे के अंदर अंदर ही वो खड़ा होना भी बंद हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह उसके जो हाथ थे वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं, तो वो फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल ले गए। और फिर ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल के अंदर उसकी मैनेजमेंट हुई। माँ बाप मुझे ये भी कहने लगे कि हम शुरू में समझ रहे थे कि भाई ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को कोई फालिज वाली कैफियत हो जाए। हो सकता है ये थक गया होगा, बहाना बना रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिले भी किया। लेकिन कुछ घंटों के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक बड़ी कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है जिसको जीबी सिंड्रोम कहते हैं, ग्योन बरे सिंड्रोम। ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है। आमतौर पे वायरस के रिस्पॉन्स के अंदर हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको ये डैमेज करती है। ज़्यादातर ये बच्चों में या फिर बड़ी उम्र में, या जिनका जो इम्यून रिस्पॉन्स ठीक ना हो, उन लोगों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो, उनके अंदर इसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो अंडर अटैक आती हैं, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ उन पे अटैक करती है, और उसके बाद वो कमज़ोर होती हैं। और जो आहिस्ता आहिस्ता ताकत होती है मरीज़ की, क्योंकि ये मोटर न्यूरोपैथी होती है मेनली, और वो बोझ नहीं उठा सकती, और बाज़ औक़ात 1 घंटे के अंदर, बाज़ औक़ात 3-4 घंटे के अंदर, कई दफ़ा पूरा दिन लग जाता है। लेकिन मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। अच्छा, बीमारी को हम असेंडिंग पैरालिसिस भी कहते हैं, यानी ये ऊपर को जाती है। टांगों को इफ़ेक्ट किया, टांगों के बाद इसने पेट, कमर के पट्टों को किया, उसके बाद इसने हाथों को और बाजुओं को किया। कई जो मरीज़ होते हैं बिल्कुल उनके हाथ और पाँव ये भी हिलने के काबिल नहीं रहते। अब ख़तरनाक किस सूरत में होती है? ख़तरनाक उस सूरत में होती है जब ये हमारी डायफ्राम को, जो सांस लेने वाला निज़ाम है, उसको अगर ये इफ़ेक्ट करे, तो ज़ाहिर है कि फिर इंसान सही सांस नहीं ले सकता, और सांस ना ले सके तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर ये नौबत आ जाए तो फिर इन पेशेंट्स को हम अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे डालते हैं। और इसी तरह आंखें बाज़ों का इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और अब यहाँ पे जो 2-3 बातें क्लियर करने वाली हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो जीबी सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उन्हें यहाँ तक वेंटिलेटर तक नौबत नहीं आती। आई थिंक फॉर मोर देन 60-70-80% जो मरीज़ होते हैं उनको ये बीमारी होती है और सेल्फ लिमिटिंग है। ये हो के थोड़ी बहुत कमज़ोरी करके रुक जाती है, फिर कुछ हफ्तों तक वो टांगें कमज़ोर होती हैं, फिर वो रिकवर करना शुरू कर देती हैं। हाथ कमज़ोर होते हैं, वो रिकवर करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट 100% भी रिकवर हो सकता है, 90% भी हो सकता है। जो मेरा रिकॉर्ड है पेशेंट्स का इन द लास्ट 40 ईयर्स, उनके अंदर बहुत सारे पेशेंट 100% रिकवर कर गए, कोई 80%, 90%, डॉक्टर के इलाज के बगैर भी रिकवरी हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन इसमें अगर आपको लगे कि सांस रुकना शुरू हो गई है और सांस के पट्टियों का इसमें, तो उस वक्त फिर हमें जो है 3, या तो हम इसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, या प्लाज्मा परीसिस करते हैं, यानी वो आम ज़ुबान में हम कहते हैं खून चेंज करते हैं या प्लाज्मा लगाते हैं। और फिर इन मरीज़ों को आईसीयू में रखना पड़ता है। और यहाँ से भी जो पेशेंट्स हैं वो अल्लाह के फजल करम से अगर उनकी बाकी वाइटल्स वगैरह ठीक हो तो उनकी रिकवरी हो जाती है, एंड दे डू वेरी गुड। जब वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इनकी फ़िज़िकल थेरेपी या एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं। और यहाँ पर जो ख़ास एहतियात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि इनकी जब वर्जिश वगैरह करवाएं
تو ایکسٹینوس ورسز نہیں کرانی چاہیے، بہت گریجولی، بہت آہستہ آہستہ میرے اندازے کے مطابق جو تو سمپل کیسز ہوتے ہیں وہ تو ود ان اے منتھ، 2 منتھ، 3 منتھ، 6 منتھس تک بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ پلازما پریزس وغیرہ ہوا ہو، اس کے اندر ایک دفعہ ریکوری شروع ہو گئی ہو، دیٹ سم ٹائمز ٹیکس مور دین اے ایئر۔ تو اس میں ہمت نہیں ہارنی، پروٹین ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، ذہن پہ سوار نہیں کرنا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز جس طرح کہ آپ کا فزیو بتاتا ہے آپ کو، وہ کرواتے رہے۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں بعض اوقات ریلیپس بھی ہو جاتا ہے۔ ریلیپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ نہ کرے دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ بچوں کو کوشش کریں، ہمارے ہاں ان کا جو امیون سسٹم اچھا رہے، جس کے لیے کھیلیں کودیں، دودھ پیا کریں، پانی میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بڑی عمر کے جو مریض ہیں ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونی چاہیے، ان کو خوراک اچھی ہونی چاہیے، نیند اچھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ بیماری ہو ہی نہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔